अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के कप्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दियामिर भाषा डैम और महमद डैम की तामीर के लिए फ़ंड्स की अपील पर दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने लब्बैक कहा है और अब तक 2 अरब से ज़ायद का फ़ंड इकट्ठा हो चुका है। कल 92 न्यूज़ की स्पेशल डैम फंड रेजिंग ट्रांसमिशन में भी सिर्फ 3 घंटे की ये ट्रांसमिशन थी और इसके अंदर अवाम की जानिब से 29 करोड़ से ज़ायद की रकम देने का ऐलान किया गया। अवाम का ये जोश और जज्बा बहुत दीदनी था कल। क्या इसकी वजह जो है, अगर कहा जाए कि क्या ये इमरान खान की जो करिश्माती एक शख्सियत है वो है, या अवाम को वाकई अब ये शाऊर आ गया है, अवेयरनेस आ गई है कि अगर डैम बनना वाकई अब बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस नेशनल कॉज के लिए भी आवाम को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, इस पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंदे से डैम बनाने के ऊपर जो है ना वो सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है। कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि चंदे इकट्ठे करके डैम बनाया जाए। सवाल यह है कि ऐसे लोगों के आखिर मकासद क्या हैं? क्या उनको सियासत मुल्क और कौम की तरक्की से ज़्यादा अजीज़ है? इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब अदलिया बहाली का जो क्रेडिट लेने वाली पार्टी है नून लीग, अब इसको गलती करार दे रही है और अब नून लीग के रवैये से ये लगता है कि नून लीग ना ही अदलिया की बहाली चाहती थी और ना ही अदलिया की आज़ादी। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि अदलिया बहाली तहरीक का हिस्सा बनना उनकी गलती थी और उन्हें कहा कि जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कहते थे। सवाल ये है कि क्या आवाम से भी गलती हुई जो उन्होंने अदलिया बहाली का क्रेडिट नून लीग को वोट की सूरत में दिया? क्या नून लीग ये कहेगी कि वो वोट भी गलती से आवाम ने हमें दिया? और नून लीग को इस चीज़ का आखिर एहसास अब क्यों हुआ कि जब शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ जेल में हैं, नून लीग अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ अब क्यों हो गई है? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से इंतखाबात में धांधली के इशू को लेकर पार्लिमानी कमीशन बनाने और धांधली की तहकीकात करने का मुतालिबा किया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर किसी भी ऑपोजिशन की जमात ने अभी तक इस बात की, इस चीज़ की निशानदेही नहीं की कि इंतखाबात में धांधली हुई किस तरह है, कहाँ हुई है, कौन से ज़राए और कौन से ऐसे तरीके थे जो धांधली करने के लिए इस्तेमाल किए। ये किसी भी एक हल्के का नहीं बताया गया, जिससे ऑपोजिशन जमातें जो अपना दावा है इसको सच साबित नहीं अभी तक कर सकी हैं। तो फिर इस ऐसे में कमीशन किस चीज़ के लिए और क्यों बनाया जाए? जबकि हम सवाल ये भी है कि क्या ऑपोजिशन जमातें जो अब तक हर मामले में तकसीम नज़र आई हैं वो अब पार्लिमानी कमीशन बनाने के ऊपर एक हो सकेंगी? इस पर भी डिस्कस करेंगे। कल जानते हैं नाज़रीन, कल लाहौर के एक प्लाजे में आग लगी। खबरें ये आ रही हैं कि इस प्लाजे में साफ पानी कंपनी का दफ्तर था। हैरानकुन तौर पर जहां पर भी आग लगती है इससे नून लीग का कोई ना कोई ताल्लुक निकलता है और बाद में पता चलता है कोई रिकॉर्ड जल गया है। क्या ये वाकई कुदरती है या मामला कुछ और है? इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपका। हिलाली साहब हैं कराची से, इस्लामाबाद स्टूडियो से पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार हमें ज्वाइन करें। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया। और ये सब मैं आपसे शुरू करती हूँ। कल आपने देखा 92 न्यूज़ ने एक ग्रैंड ट्रांसमिशन का एहतमाम किया। चीफ जस्टिस साहब भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, उन्होंने भी बड़ा खूब सराहा। इस पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ कि आप वाकई समझते हैं लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई कि वाकई डैम बनने नागुज़ीर हो चुके हैं, जैसे कि मैंने कहा, या वाकई एक ये इमरान खान की शख्सियत है जो लोग चले आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डैम में आपकी जो कैपेसिटी होती है ना खर्च करने की, वो भी एक साल के अंदर एक ख़ास लेवल पे होती है। ये जो कहा जाता है ना कि 12 बिलियन डॉलर जो हैं, ये 12 बिलियन डॉलर एक साल में खर्च नहीं होते, डेफिनेटली ना किए जा सकते। डेफिनेटली अगर आप इस वक्त तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के करीब इकट्ठा कर लें तो अगले 2 साल तक आप उसको खर्च करने में लगाएंगे और 2 बिलियन डॉलर बहुत होते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन के लिए बहुत बड़ी एफर्ट होती है। इसकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है किसी कौम को मुत्तहिद करने के लिए। आप अंदाजा करें ना, ये डैम क्यों नहीं बन रहा था? ये डैम की 3-4 वजूहात। एक तो हमारी लोकल वजूहात हैं। लोकल वजूहात हैं कि हमारे गुज़श्ता 25-30 साल से हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में जितने लोग बैठे हुए थे वो समझते थे कि इसके अंदर जो हाइड्रो पावर है इसके अंदर कोई किक बैक टाइप चीज़ नहीं होती, परमानेंट पानी आना है उसके लिए टर्बाइन करनी है। लेकिन जबकि तेल की बहुत बड़ी लंबी ट्रेनें जब आएंगी तो हर तेल की एक बोगी के ऊपर कमीशन साथ साथ आता जाएगा और उससे चीज़ बनेगी। इस तरह आईपीपीज बननी है, उसके पर यूनिट आपको कमीशन मिलता रहेगा।
तो इसलिए वो जो पेट्रोलियम की सेक्रेटरी लगा होता है या जो उसके ऊपर मिनिस्टर लगा होता है या जो कोई और होता है, वो सारे जो है वो प्रेफर करते हैं। दूसरा ये होता है कि हाइडल पावर का जो स्टेशन होता है ये 8-10 साल लेता है, तो 4 साल में तो लग नहीं सकता। तो ना नवाज शरीफ की तख्ती लगती है, तो ना जरदारी की तख्ती लगती है, तो हम क्यों लगाएं? तो ये ऐसी चीजें थी जिन्होंने इसको, मलकियत का भी तनाजा था ना, भाषा कोहिस्तान में था। दूसरा इंटरनेशनल। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने ये शुरू कर लिया, वर्ल्ड बैंक भागा है, उसके बाद एशियन बैंक भागा है। क्यों भागा है? क्योंकि इंडियन ऑब्जेक्शन थी कि इसके ऊपर हम पैसा नहीं इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड, इसलिए हम नहीं इस पर पैसा देंगे, क्योंकि ये कल को अगर इंडिया पे कब्जा कर ले तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। बेसिकली ये कहा जाता है, हालांकि कब्जा करना कहाँ की बात होती। तो एक तो अगर ये नेशन ने शुरू कर लिया काम, तो एक तमाचा है उन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जिन्होंने इनकार किया पैसा देने से। अब मैं एक मिसाल देता हूँ बैरूत की। लेबनान वो मुल्क है कि जहां 40 लाख की पॉपुलेशन है और 1 करोड़ 20 लाख लोग बाहर हैं। $20 बिलियन हर साल भेजते हैं वो, डायस्पोरा है उनका, ठीक। वो हमारा 1 करोड़ है पूरे, और लेबनान के अंदर वो बेसिकली उस तरह की सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? पाकिस्तान में आपको फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त जरूरत पड़ेगी जब आपने टरबाइन कहीं से मंगवानी है, जब ना मिट्टी के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, ना मजदूरी के लिए, ना पत्थर के लिए, ना रेत के लिए, ना ईंटों के लिए, ना किसी और चीज, ना सीमेंट के लिए। ये सारा जो स्ट्रक्चर बनना है, जो रेजरवायर बनना है, जो 3-3.5 साल 4 लगना है, उसके लिए तो आपको जरूरत नहीं। फॉरेन एक्सचेंज की तो जरूरत है कि देखिए कि अभी से जो 2 नंबर किस्म के जिनके पशमुर्दा किस्म के लोग हैं, अभी भी कौम को इकट्ठा नहीं होने देते। ये उस वक्त भी जब इमरान, मैं हैरान होता, जब इमरान खान, मुझे आज तक याद है कि जिस वक्त उसने शौकत खानम का बात की थी, हम कहते नहीं बन सकता, कभी आज आपको चंदे से भी अस्पताल बने। हाँ, चंदे से भी। अच्छा चलो बना तो लोगे, ये चंदे से तुम चलाओगे कैसे? ये अजीब वो याद सोशल मीडिया पे कहा था, किसी ने कहा था क्रिकेटर नहीं बन सकता, क्रिकेटर बन गया। चलो वो नहीं बन सकता, चंदे से अस्पताल नहीं बन सकता, अस्पताल बन गया। वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था, वज़ीर आज़म बन गया। वो तो उसने तमाम मिनिस्टरों को फेल कर दिया। सही। इसका मतलब जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि चंदे से डैम नहीं बन सकता, बिल्कुल एक प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक काम है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने शुरू किया है। लाली साहब, कल के बाद से एक बहुत सवालात उठने लगे हैं। जिस तरह हमारी ट्रांसमिशन में लोग जोक दर जोक शामिल हुए, लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की कि अब कालाबाग डैम के ऊपर भी लोगों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। अगर लोगों में इतना शऊर आ गया है कि पानी का मामला कितना ज़्यादा गंभीर हो चुका है, डैम बनने कितने नागुज़ीर हो चुके हैं, तो अब तो कालाबाग डैम भी बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और कालाबाग डैम का सबसे दो प्रोविंसेस हैं जिधर उनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। एक तो था केपी, हाँ। एक है केपी जिसमें इनकी गवर्नमेंट है। तो मैं तो समझता हूँ अगर कालाबाग को हमने ये नहीं सुना है इमरान खान से कि क्या वो कालाबाग को सपोर्ट करता है कि नहीं, मगर ये हम सुनना चाहते हैं कि वो करते हैं, इसलिए कि हम नहीं समझते कि कोई केपी का ज़मीन इज़ एनी लेस वैल्यूबल जो दूसरे प्रोविंसेस का ज़मीन है कि उसको हम पानी में डुबाना चाहते हैं, या केपी के साथ कोई और प्रोविंस ज़्यादती करना चाहता है, और या सेंट्रल गवर्नमेंट ख़ुद उसकी है वो ज़्यादती करना चाहेंगे। तो हम सुनना चाहते हैं इनसे कि केपी पे आपका क्या ख्याल है। ये तो उन्होंने अभी तक हमें बताया नहीं है, मगर मेरे ख्याल में हर चीज़ एक दिन में तो वो नहीं कर सकते। शाजिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल के प्रोग्राम के बाद मुझे तो बड़े लोगों को रीडायरेक्ट किया। एक आदमी तो मुझे 20,000 रुपया भेजना चाहता था। मैंने कहा खुदा के बंदे बनो, मेरे पास कुछ ये नहीं है किसी को देने के लिए, मुझे नहीं भेजो। फिर इसलिए मैंने एक दफ़े टीवी पे भी, इसलिए कि इधर गाइड कर देते ना कि नंबर चल रहे हैं, अकाउंट नंबर चल रहा है, आप गाइड कर देते। हाँ, मैंने कहा नहीं, आपने खुद कह दिया उस वक्त। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ शाजिया कि एक मेरे कोई 4 गज़ के फासले पे एक कैमरामैन बैठा हुआ है जिसने मुझे आज कहा कि जी मैं भी दूंगा पैसे, मगर एक शर्त पे कि ये जो लोग फिर रहे हैं जिनके पास हमें पता है गलत तरीके से इन्होंने ज़मीन ली है और कैश है और बैंक्स हैं और गाड़ियाँ हैं, ये लोग जो पनामा और जर्सी और बारबेडोस के स्कैंडल्स में मुलविस हैं, जो पकड़े नहीं गए हैं, कोई भी नहीं पकड़ा है, कहते जी उनको तो पकड़े। मैं वादा करता हूं आपको अगर उनको पकड़े तो मैं भी देने के लिए तैयार हूं। सही। तो
एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको प्रोग्रेस दिखाएं। दूसरी बात शाजिया, कुछ लोग ये भी कहते थे कि भाई ये कितने पैसे इकट्ठे हो के ये किसको जाएंगे, किधर रखेंगे, प्रोग्रेस जो है ये कौन इसको देखेगा। ये ऐसा ना हो जैसा वो क्या कर्ज सवारो और ये करो बचाओ चली थी एक स्कीम। 92। तीसरी बात जो मैं जल्दी से आपको ये कहना चाहूँगा, और शायद औरिया मकबूल साहब ने भी इसको अपने स्टडीज़ में सुना, ये है औरिया साहब कि हमारे पास एक्चुअली पानी बहुत है। सुना ये है कि सिर्फ 35 कंट्रीज मुल्क हैं दुनिया में जिसपे हमारे से ज़्यादा पानी है। 190 में से लगभग सिर्फ 35 मुल्क हैं जिनपे पानी ज़्यादा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1000 क्यूबिक मीटर्स का पर पर्सन, वो हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि वो वी आर नियर रीचिंग। तो एक्चुअली हमें ये चाहिए कि नहीं, स्टोरेज डैम्स के इतना नहीं चाहिए हमें जितना हमें पानी को बैलेंस करने के लिए, माने पानी को कंट्रोल करने के लिए मॉनसून पीक सीजन में उसको पकड़ के और खरीफ और रबी क्रॉप्स के लिए उसको रिलीज करें। तो स्टोरेज डैम की इतनी जरूरत नहीं है जितनी रन ऑफ द रिवर प्लांट्स की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और वो रन ऑफ द रिवर जो होते हैं उसमें बिजली भी जनरेट होता है 4000 मेगावाट। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बड़े इंटरेस्टिंग डायमेंशंस अब आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट का काम ये है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया अब तक, उनका काम ये है कि हमारे सामने आए और बताएं कि हम जो लोगों को क्या कर रहे हैं, जो गलत काम किया है, हम कैसे ये पैसे इस्तेमाल करेंगे। एंड यू नो जनरली टेक अ बिग इंटरेस्ट, ये नहीं कि एक अपील करके फिर वो गायब हो जाए। सही। डॉक्टर रमेश साहब, जिस पार्टी का आप हिस्सा रह चुके हैं, आज भी वो पार्टी बड़ी तनकीद कर रही है कि चंदे से भी कभी कोई डैम बनता है, दुनिया में भी कभी ऐसा होता है। आज आप जिस पार्टी का हिस्सा हैं वो हुक्मरान जमात है, आप समझते हैं कि आज वो पार्टी जिसका आप हिस्सा रह चुके हैं बिल्कुल सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, और वो भी ये काम कर सकते थे अगर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता तो? शाजिया शुक्रिया। पहले तो कल आपकी मुहिम जो अच्छी रही और उसकी आपको बहुत मुबारकबाद हो, और अच्छे काम में जो भी बंदा हाथ डालता है उसको भी सवाब मिलता है, और आपने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। पहले देखें, विल होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों का फेथ होना चाहिए। इस वक्त इमरान खान, क्योंकि मैं पीटीआई के अंदर सिर्फ एक बंदे से ही हुआ था कि उसकी क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, और जिसकी वजह से मैंने भी पीटीआई ज्वाइन की कि पाकिस्तान की आवाम उसके ऊपर फेथ कर रही है और उनकी क्रेडिबिलिटी है और उनकी विल है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। इस वजह से मैंने ज्वाइन किया, और मैं समझता हूँ अभी शुरुआत है, वो टाइम विल प्रूव कि मेरा डिसीजन भी सही था या नहीं था, और हम सही पाथ पे हैं या नहीं है। मगर आज जिस किस्म का डैम का प्रोजेक्ट और पानी जमा करना, मीन्स पानी जो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सवलत, पानी जैसा सवाब हमारे मज़हब में, हमारे धर्म में भी इससे ज़्यादा बड़ा कोई सवाब नहीं है। और इस हवाले से एक इन्होंने जो एक शुरुआत की कि इस तरीके से फ़ंड दें, अब एक तो इसमें हमारे लिए पानी के डैम भी बनेंगे, दूसरी चीज़ ये कि पावर जनरेशन भी होगी, तीसरी चीज़ ये कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो फेथ है खान साहब के ऊपर, इस वजह से लोग वहाँ से जो पैसे देंगे उस वजह से रिजर्व भी बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा। नहीं तो ये दोनों भाई जो है मुझसे तो मोहब्बत करते हैं, जफ़र लाली साहब और या मकबूल जान साहब, वैसे दोनों डिफ़िकल्ट बंदे हैं। हमेशा जब भी ये हुकूमत कोई रहती है तो ऐसे किसी की बात मानते नहीं है। मेरे साथ हमेशा जो मेहरबान रहे हैं क्योंकि मैं इनके भाइयों की तरह हूँ। मगर वैसे ये भी ये इस वजह से ये तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छा काम है। बात यह है कि मैं अपोजिशन की क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करता हूँ, उनका हक है हमें क्रिटिसाइज करें। मगर अपोजिशन अगर इस तरीके से बार बार बगैर किसी टॉपिक के अगर क्रिटिसाइज करेगी तो अब वक्त चेंज हो चुका है। अब 21वीं सदी में आ चुके हैं। मैं समझता हूँ 70 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान जिस जगह पे आज पहुँचा है उसके कसूरवार जितने भी हुक्मरान रहे हैं वो सारे हुक्मरान उसके जो है ना जवाबदार हैं। अब जब एक मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, हाँ मैं आज भी कहता हूं कि हमें अपोजिशन से कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी है हमारे किए हुए वायदे से और मैनिफेस्टो से। हमें अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हमारा राइट ट्रैक होगा, हम ट्रैक के ऊपर सही होंगे, हमें अपोजिशन कुछ भी नहीं करेगी। ये पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया हमारे साथ खड़ा होगा, आवाम हमारे साथ खड़ी होगी। मगर अगर हम ट्रैक से हटे
हमने राइट पर्सन राइट प्लेस के ऊपर नहीं लगाया, राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं किया, हमारी पॉलिसीज माजी की तरह पिक एंड चूज में चली गई, तो ये दो भी माजी जो होती है अपोजिशन, वो भी मीडिया की ताकत से हमारे लिए जो है ना बहुत कुछ बन सकती है। मैं जफर अलाली साहब को थोड़ा सा इधर भी क्लियर कर लूँ, कालाबाग डैम, कालाबाग डैम के हवाले से बलोचिस्तान, KPK और सिंध तीनों सूबों से रेजोल्यूशन आ चुके हैं। किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज में नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूं अभी जो कुछ दिन पहले जो आतिफ मियां वाला भी जो मौका हुआ, ऐसी चीजें करके हम जो भी डिसीजन लें, कम से कम इस वक्त शुरुआत में हमें कोई कंट्रोवर्शियल चीजों में नहीं जाना चाहिए। फिर डिसीजन करके फिर वो वापस लें प्रेशर में, तो उससे हमारी बदनामी भी होती है, उधर हमारी गवर्नेंस भी इफेक्ट होती है। तो मैं समझता हूं एक कदम बढ़ाने से आप पहले बिल्कुल सोचे, मगर करने के बाद हम पीछे नहीं हटे। तो कालाबाग डैम इस वक्त कोई इशू नहीं है। इस वक्त जो डैम बनना जा रहा है जिसके लिए जमीन पहले ही एक्वायर हो चुकी है। पार्डन, मैंने कहा सिंध से भी पूछ लिया जाए ना। सिंध वालों से भी पूछ लिया जाए। कालाबाग डैम की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, सिंध वाले, सिंध से मैं हूं ना, सिंध से मैं बैठा हूं। कभी भी कालाबाग डैम का अब डेड इशू है। कालाबाग डैम मुशर्रफ के टाइम पे, जब मुशर्रफ था 2002 में भी मैं गवर्नमेंट में था, तब भी उसने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं बन सका। तो कालाबाग डैम जो है ना उसका जिक्र करना, मैं समझता हूँ फिर एक सही जगह पे रास्ता जा रहा है, फंडिंग आ रही है, फिर जो है वो हम गलत रास्ते के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, और ये साहब जब से ये डैम का सिलसिला शुरू हुआ, फंड रेजिंग का मसला जो है ना वो शुरू हुआ, लोगों ने करना शुरू किया। लोगों ने एक बात करना शुरू कर दी कि जितने बड़े बड़े लोगों को आपने केसेस चल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा दी, आप देखें मुश्ताक रईसानी 84 अरब, शर्जील मेमन 426 अरब, डॉक्टर आसिम 480 अरब, आहद चीमा 1850 अरब, नवाज शरीफ 300 अरब। अब डैम्स बनाने के लिए आपको चाहिए 1400 अरब, तो टोटल मिलाकर बनते हैं 3140 अरब। कह रहे हैं जिनको जेल में भेजने से आवाम को क्या मिलेगा, पैसा रिकवर करें, यही सजा है उनके लिए। पहली बात तो ये है कि इतना आसान नहीं होता वाइट कॉलर क्राइम। हमारे यहाँ नॉर्मल पकड़ के लेके आते हैं, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वाइट कॉलर क्राइम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसके अंदर से आप बंदे को पकड़ के ले आएंगे, आपको एविडेंस मौजूद नहीं होगा। आप देखिए कितना लंबा अरसा लगा है पनामा में साबित करने के लिए, और फिर उसके बाद भी हालत यह है कि चीखम दाड़ मचता है कि नहीं ये नहीं और वो नहीं। और वो भी अगर पनामा में कहते हैं करप्शन पे सजा नहीं मिली, वो हाँ खैर वो खैर अजीब उस पर बात कर सकते हैं कि मिली है कि नहीं। लेकिन देखिए अगर पनामा की लीक्स ना होती और अगर नवाज शरीफ की फैमिली बेवकूफ़ी ना करती कि ये फ्लैट्स हमारे हैं, तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है असल क्रक्स सारा मसले का कि पाकिस्तान में 70 साल में हमने सिर्फ एक काम में कॉम्पिटेंस हासिल किया, वो ये है करप्शन। सही। हमने कागज़ कैसे बनाने हैं, हमने माल कैसे बाहर भेजना है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, हमने यहाँ से कमीशन कैसे लेनी है, हमने बचना कैसे है, और हमने लोगों के सामने सफेद कपड़े कैसे रखने हैं। और फिर हर वो इमारत जहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड होता है उसको आग कैसे लगानी है। ये जरा ब्रेक लेने दे, जरा मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दौरिया साहब, 2013 में LDA प्लाजा में आग लगी, बाद में पता चला बड़ा अहम रिकॉर्ड जल गया। 2016 में बैतुलमाल में आग लगी, AG ऑफिस में आग लगी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कहाँ कहाँ आग नहीं लगी और सबके ताने बाने मिलते थे जी सरकारी रिकॉर्ड से। अब कल जहाँ आग लगी है वो अली इमरान साहब जो मफरूर हैं यहाँ मौजूद नहीं है, और बताया जा रहा है साफ पानी कंपनियों का रिकॉर्ड। ये पंजाब का फैशन है, पंजाब और इस्लामाबाद का फैशन है। इस्लामाबाद में एक प्लाजा होता था शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट, उसके 14वें 15वें फ्लोर पे सरकार के दफातर थे, उसमें आग लगी थी क्योंकि उसमें जो प्रोहिबिटेड बोर्ड्स के लाइसेंस का रिकॉर्ड था। जब मोइनुद्दीन हैदर ने वो चाहा था ना कि वो लेके आए वो उसको, तो उसको आग लग गई थी। फिर उसके बाद DC ऑफिस में जो आग लगी थी, नासिर खोसा साहब उस वक्त डिप्टी कमिश्नर होते थे, और उसने वो आग लगी थी। उसके बाद हुआ जब रेवेन्यू रिकॉर्ड जला है, तो उसके बाद अगले 30 साल जो हैं इस लाहौर शहर में कब्जा ग्रुप के साथ। और अब LDA का देखिए वाकया। फिर LDA का तो कमाल की बात देखें कि LDA प्लाजा जिसने पूरे लाहौर के अंदर ये चेक करना है कि किस बिल्डिंग के अंदर कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं नहीं, उसके अपने जहां एग्जिट नहीं थी, फायर एग्जिट नहीं मौजूद थी,
लोगों ने छलांगे लगाई। और कल वाले में भी नहीं था। कल वाले में ये नहीं था। अच्छा, इसका बड़ा आसान तरीका है पकड़ने का। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक औरत जो है वो उसकी इंश्योरेंस है और उस इंश्योरेंस में वो औरत बेचारी कहीं गिर के मर जाती है, तो देखा जाता है कि इसका फायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा। अगर तो इंश्योरेंस खामंद के नाम है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, भाईजान तशरीफ लाइए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखना ही चाहिए कि सारी आग लगने में फायदा किसको हो रहा है, उस बंदे को पकड़ लो। सही, ये बेसिक प्रिंसिपल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये 30 लाख रुपया किराया देती थी 6th फ्लोर का, जो अली इमरान का फ्लोर था, और किसने? गवर्नमेंट देती थी किराया। फर्निश उन्होंने किया हुआ था, सब कुछ, उसके अंदर सारे का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ था इसका, साफ पानी कंपनी का। अब मसला सारा यह है कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म की बात यह है, लाली साहब भी अरसा उन्होंने सिविल सर्विस में गुजारा है, कि पाकिस्तान में हम आज तक कागज से बाहर निकले। एक आता है हमारे सामने, क्या नाम है, फाइल आती है, वो लोग हैं ब्यूरोक्रेट जो अब व्हाट्सएप चला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये कंप्यूटराइज नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि इसमें तो फंसना है, फंस जाते हैं ना फिर। तो ये मसला है। जब तक आप इसको एक कंप्यूटराइज सूरत में, और पकड़ना चाहिए, यानी एलडीए के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर जिसका उसके साथ रिलेटेड बंदा था उसको पकड़ना चाहिए। सही। हिलाली साहब, समझ नहीं आती आग हमेशा सरकारी रिकॉर्ड को क्यों जाके पकड़ती है? शाजिया, दो चीज़ें आपको बताऊं। आपके प्रोग्राम में ऐसी माने न्यूज़ में मैंने आज सुना था कि कोई उधर ऑफिशियल दफ्तर उस बिल्डिंग में नहीं था, तो अब आप कह रहे हैं कि था। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि न्यूज़ रिपोर्ट एक है और हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, मगर लेट अस अस्यूम कि था जी, और टैक्स ऑफिस माने कुछ था। तो नहीं, और मैं बताता हूँ, वो जो कंपनी थी ना, कंपनी जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था पंजाब गवर्नमेंट का, उस कंपनी को पंजाब गवर्नमेंट 30 लाख रुपए किराए पे उसने वो लेके दिया हुआ था, एंड द अमाउंट वाज पेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये चीज थी जी। तो वो नाम उसका यही था कि वो कंपनी कंसल्टेंट्स ऑफिस जो था वो उसका था, और वो वहां पर रिकॉर्ड सारा डंप किया हुआ था सारे का सारा। जी हाँ, अच्छा, चलिए, थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये आपने क्यों कहा कि ये लाहौर में या इस्लामाबाद में? कराची में एक साहब थे, उनका नाम था काका साहब। आप तो रमेश साहब आपको बेहतर बताएंगे, वो भी तो बड़े माहिर थे इन चीजों में। देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये मुल्क में जो क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गए हैं, जैसे सॉरी टू से हमारा मुल्क है, इसमें ये बड़ा एक रेगुलर प्रोसीजर है कि आफ्टर अ वाइल ये रिकॉर्ड्स जल जाते हैं। कहीं एक अरब इसलिए जलते हैं। कहीं एक अरब को भी आग लगी थी, पैसे को भी आग लगी थी। हाँ, वो तो नहीं, वो तो खैर घर में लगी थी, घर में लगी थी, वो तो हमारे स्पीकर साहब के घर में लगी थी। मैं सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब हो गया है, कोई पकड़ा नहीं जाता। मगर क्यों पकड़ा नहीं जाता? आपने बिल्कुल सही कहा, इन अ सेंस कि हमारे कोर्ट्स और एक्सेप्ट नहीं करते हैं फोटो कॉपीज। देखिए, सबसे आसान ये होता अगर एक जज को कहते भाई एक दिन के लिए तुम बैठ जाओ और पूरा रिकॉर्ड हम फोटो कॉपी करेंगे, और उन फोटो कॉपीज पे आप ओरिजिनल और उनको कंपेयर करके इनिशियल कर दो कि ये इज द ट्रू फोटो कॉपी। अगर वो फिर माने जाएगा इन एविडेंस इन कोर्ट, तो फिर बेशक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दें, मगर वो होने नहीं देते। आप यकीन करेंगे, मुझे कहा गया है कि कोर्ट सर्टिफाइड फोटो कॉपी, वो भी इन द अदर कोर्ट वो कहते हैं वेयर इज द ओरिजिनल। तो हम लोग जो हैं, माफ करिए, हम इंसाफ के पीछे नहीं लगे हुए हैं, हम लीगल फॉर्मेलिटीज को कंक्लूड करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे प्रोसीजरल लॉज ऐसे हैं कि जस्टिस नहीं देता, वो बस लॉ को आप अप्लाई करें। सही। डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत इस मसले पर तहकीकात करवाएगी कि जो जल गया सो जल गया? देखें, पहली चीज तो ये कि यहाँ पे एक तेवर बन चुका है, सिर्फ यहाँ नहीं है। आप सिंध में भी सेक्रेटरीट में 2 मरतबा आग लग चुकी है। मंजूर काका की जो बात की, ठट्टों के अंदर जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड, जो पूरा सुपर हाईवे पूरा जो है वो ठट्टे डिस्ट्रिक्ट में आता है, और उधर जो जमीनों के ऊपर जो कब्जे हुए हैं पूरा रिकॉर्ड जला हुआ है, कोई रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं है। तो ये सबको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई। फिर जब बहरिया बना, ये सारी जो थ्योरी है हर जगह पे हुआ। पहले ये करप्शन के दास्तान थे, ब्यूरोक्रेट्स भी मिल जाते थे और पॉलिटिशियन भी मिल जाते थे। अब सबको पता है, अब तो एक तो
आराम आराम से भी एक जो 3 साल जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम चला है, इवन जो है वो कुछ ब्यूरोक्रेसी अच्छी आगे भी आ गई है, क्योंकि ISI उनकी जो क्वांटिफिकेशन देखती है, उसके जो रिकॉर्ड जो देख के जो आगे जो प्रमोशन हुए वो भी सारी चीज़ें आती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अच्छे जो ब्यूरोक्रेट है उसमें वो अवेयरनेस भी आ गई है। अब आपने देखा कि हमारे अगर 2 MNAs ने अगर डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा तो उन्होंने भी सामने खत लिख दिया। मतलब अब वो प्रेशराइज होके काम नहीं होता है कि पहले जो मिलजुल के जो काम होता था, जो करप्शन होती थी, हर बंदे को आज ये एहसास जरूर है कि अब हुकूमत ऐसी आ गई है जिसके अंदर नो ऑप्शन ऑफ करप्शन। तो कम से कम सही तरीके से चलने के लिए हमें सही रास्ते के ऊपर जाना चाहिए। सिस्टम बनेगा बिल्कुल। रेवेन्यू रिकॉर्ड, स्पेशली रेवेन्यू रिकॉर्ड, अभी देखें CDA का भी ऑपरेशन चल रहा है। रेवेन्यू रिकॉर्ड हमेशा कंप्यूटराइज होना चाहिए, मैनुअल भी होना चाहिए, कंप्यूटराइज भी होना चाहिए। फिर ऐसे कहें कि कंप्यूटराइज की हार्ड डिस्क उड़ गई, तो ये दोनों हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है इसमें इन्वॉल्व है गवर्नमेंट की। आज भी आप कनाडा जैसा मुल्क मशवरे आप अपनी सारी जो अपनी जमीन है उस जमीन से अपना रेवेन्यू लेता है। काश ये अपनी पार्टी को, क्यों नहीं अपनी जमीन से पार्टी को ये मशवरे देते तो आज शायद सब कुछ मौजूद होता, रिकॉर्ड भी मौजूद होता कंप्यूटरों में। शायद मैंने हमेशा पहले भी जब था, मैं हमेशा, और या मकबूल जान को भी पता है, मैं पहले भी ये बातें करता था। और इवन मेरे आर्टिकल आप उस टाइम के लिखे देखें, मेरे सुप्रीम कोर्ट में बयानात आप देखें, और आज भी मैं कहता हूं अगर आज भी मेरी पार्टी के अंदर भी अगर कोई गलती होगी तो डॉक्टर रमेश वहां पे डिफेंड नहीं करेगा। मुझे आप 2-2.5 साल के अंदर कभी आपने JIT में नहीं देखा, कभी आपने सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए नहीं देखा। मैंने कहा उधर उनका केस है तो वो जाए। आज अगर अलीम खान के खिलाफ इंक्वायरी है तो उसको फेस करनी चाहिए। जिसके खिलाफ हो, कम से कम इदारों की अहमियत हम खुद बढ़ाएंगे। मियां नवाज शरीफ के पास थी, मुझे आप बुलाते थे, 1-2 मरतबा आपके प्रोग्राम में भी आया था मैं, मगर मैं उस वक्त की भी आप क्लिप निकालो। मैंने कहा अगर उनके केसेस हैं, मेरा काम नहीं है उनको डिफेंड करना, मेरा काम यह है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। मैं उसी टाइम भी मियां साहब को बाकायदे लेटर के ऊपर लिख के देता था कि ये चीजें गलत है। और आज अगर यहां पे कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उसको भी, अगर गलत को मैं हमेशा, अगर मीडिया ने कुछ क्रिटिसाइज किया और अगर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गर्म हुए तो मैंने उस टाइम भी मना किया। मैंने कहा गवर्नमेंट का काम है कि सब्र, तहमुल और बर्दाश्त से जवाब देना। हमें क्रिटिसाइज को वेलकम करना चाहिए अगर हमारे पास इस्लाह में करना है। हम यहां पे आए तब्दीली के नारे से। तब्दीली MNA तो उधर भी बन जाते थे, इधर भी बन जाते थे, MNA के लिए तो मसला नहीं था, मगर हम पाकिस्तान की जो खिदमत करना चाहते हैं, जो हमारी थ्योरी है, हम उन थ्योरी को भी देखते हैं। जो खान साहब की जो गाड़ी के अंदर इस वजह से बैठे क्योंकि वो गाड़ी एक ईमानदार और अच्छे रास्ते पे जाना चाहती है। अब अच्छे रास्ते पे जा रही है, नहीं जा रही है, वक्त साबित करेगा। हम आपके साथ हैं और ऐसी कोई चीज नहीं होगी अगर गलत होगी, और वहां पे अगर गलत भी हमारा बंदा डिफेंड करेगा। रास्ते का जो स्टार्ट है, रूट तो सही लिया है ना, इतना तो पता चल जाना चाहिए आपको। देखे ना, मुझे तो पता है, मैं आपको कह रहा हूं, अच्छी बात, मुझे पता है, मुझे फेथ है, तब मैं इसमें बैठा हुआ। सही, मैं समझता हूं कि ये एक ट्रैक सेट हो गया है कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। एक्सपेंडिचर को हम कर्टेल करें कि कैसे उसको हम कम करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम कैसे बढ़ाएं, रिजर्व हम कैसे बढ़ाएं, मुल्क को कर्जों से निजात कैसे दिलाएं, करप्शन का पैसा कैसे रिकवर करें, करप्शन खत्म कैसे करें। इन सारी चीजों के ऊपर जब टास्क फोर्स बन रहे हैं, टीमें बन रही हैं, इकोनॉमिकली एक पूरी टीमें बैठ रही हैं, तो हम राइट ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। मैं समझता हूं जो 100 डेज का जो प्लान है वो बिल्कुल एक रोल मॉडल की तरह आपके लिए आ जाएगा। फिर आपको ठीक है, अच्छा आगे और इजी होगा तबसरे करने के लिए कि आया हमारा मौक़िफ़ सही है या गलत। और ये साहब, बड़ा अजीब लगा साद रफीक साहब की बात सुनकर कि जरदारी साहब की बातें ठीक थी, अदलिया बहाली तहरीक में शामिल होना हमारी गलती थी। आजकल उन्हें जरदारी साहब की याद बड़ी सता रही है। अब उन्हें यह भी लगता है कि 18वीं तरमीम में जब उन्होंने कहा था कि 62, 63 को ख़त्म कर देना चाहिए, हम नहीं माने थे, हमें मान लेना चाहिए था। तो बड़ा अजीब लगता है कि अपने दौरे हुकूमत में आपको यह एहसास नहीं हुआ कि अदलिया बहाली में देखें, दीज पीपल आर हिस्ट्री, ये अब तारीख का हिस्सा बनने वाले हैं सब लोग बहुत जल्दी। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किस मुल्क में मुत्तहिदा अपोजिशन होती है? कहीं नहीं होती। अगर बरतानिया में लेबर पार्टी जीत जाए तो कंजर्वेटिव और लिबरल आपस में इत्तेहाद नहीं बनाते। वो कहते हैं हमारी अपनी नजरियात हैं, हम उसके हिसाब से चलते हैं, वो चलते हैं। मुत्तहिदा हुकूमतें तो बनती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट तो होती हैं, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन कभी नहीं होती। ये पाकिस्तान में अजीबोगरीब फैशन है।
यानी कोई डिक्टेटरशिप हो तो चलो आप बनाओ। आप इनको समझते हैं मुत्तहिदा ऑपोजिशन? नहीं है, नहीं मुत्तहिद हुई है किसी इशू पे? बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब की एक बहुत बड़ा ख्वाहिश थी, ख्वाब थी बहुत बड़ी, जो उन्होंने पार्लियामेंट ना देखी बैठे, थी। हाँ। और उस ख्वाब के बारे में उन्होंने सोचा था कि उस मेरा ख्वाब शायद पूरा हो जाएगा। उनको छोड़े, या पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी तो मुत्तहिद नहीं देख रहे ना, हो ही नहीं सकती देखिए ना। मसला सारा ये है कि दीज पीपल, ये पार्टियां जो हैं ये बनाई गई हैं सारी की सारी, ये कार्व्ड आउट पार्टियां। भुट्टो की पीपल पार्टी अब खत्म हो चुकी है, उसके तो शायद अब पुराने लोग जो हैं वो नजर भी ना आए। ये तो जरदारी की पार्टी है जो बाद में बिल्टअप हुई है, और इस तरह नवाज शरीफ की पार्टी, ये तो भानुमति ने कुंभा जोड़ा था ना, कोई इधर से आया कोई इधर से आया, आके जनरल जिलानी के पास बैठा, फिर फलाने ब्रिगेडियर इम्तियाज के पास बैठे, फिर अमीर गुल के साहब में पले, फिर बाकी सारे इकट्ठा करते करते उनके मफादात ने उनको इकट्ठा कर दिया, किसी को पैरागॉन ने इकट्ठा कर दिया, किसी को फलान ने इकट्ठा कर दिया, किसी कुछ को आपने काफ लीग के रातों रात जोड़ ली अपने साथ। वो वहीं से काफ लीग निकली, वहीं से फिर नून लीग निकली, फिर ये निकला। मसला सारा ये है कि ये अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की गवर्नमेंट आ गई, खराबी बुनियादी तौर पर यह है कि अगर इस मुल्क के अंदर 1 या 2 साल कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नमेंट आ गई तो दिस गवर्नमेंट विल बी वैनिश्ड। देखिए ना, केपीके के अंदर 2 पार्टियां थी तारीखी तौर पर, एक कांग्रेस थी जिसकी ऑफशूट जो थी एएनपी थी, नेशनल अवामी पार्टी थी, और दूसरी क्योंकि डॉक्टर खान साहब तारीखी तौर पर, और दूसरी थी जमीयत उलमा इस्लाम जो जमीयत उलमा हिंद होती थी। और जो 70 साल जो 2 पार्टियां रही हैं वहां पर, पीपल्स पार्टी ने 4 या 5 सीटों की इन रोड बनाई थी वहां पर, ठीक। उसके बाद किसने सी इन रोड बनाई थी वहां पर? नून लीग ने, वो भी इसके अंदर कोहिस्तान के इलाके के अंदर, ये जो इलाका है हजारा वाला, इसके अलावा नहीं आगे बढ़ सके। 5 साल की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नमेंट ने सफाया कर दिया इनका। यानी आप सोच सकते हैं कि जमात इस्लामी की दीर की सीट ऐसे थे जैसे उनकी लिखी हुई सीट है। सही बात है। मौलाना फजल रहमान के बाप की सीट थी, इस्माइल खान मुफ्ती महमूद वहां से जीते थे, मौलाना फजल रहमान जीते थे। ये सारे सफाया कर दिया किस बुनियाद पे? 3 छोटी-छोटी चीजें। मैं आपको परफॉर्मेंस, मैं आपको बताऊं, मैं वहां से चला था डेरा इस्माइल, मर्दान से लेके मैं महूडंड लेक तक गया हूं, मैं फैमिली मेरे साथ थे। हम उनसे पूछते थे सड़क तो टूटी हुई है, उसने कहा सड़क तुम्हारे लिए टूटी हुई है ना, मुझे सड़क का क्या करना है? मुझे अस्पताल में दवाई मिलती है, मुझे बच्चे मेरे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और वही सिलेबस पढ़ते हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम हमारे देखें अंग्रेजी में है ना? हाँ, वो जब एक ही सिलेबस हो गया तो वो तो मैट्रिक पास टीचर होती है उनकी, यहाँ बीएड खड़ी होती है वहां पर। तो उन्होंने वापस से बढ़। तीसरा उन्होंने कहा कि ये देखें, ये उन्होंने कलाम के अंदर इन्होंने ये बिजली का वो बनाया, टरबाइन लगाई है पानी के ऊपर, और 24 घंटे बिजली आती है और 700 रुपये बिल आता है। मुझे और क्या चाहिए? और पुलिसिंग को उसने ठीक कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये परफॉर्मेंस, हालांकि पूरा मुकम्मल वो सूरत हाल नहीं बनी। तो इसका मतलब ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आई है परफॉर्मेंस बेस्ड हुकूमत नहीं आई। नहीं, सिंध का मसला है, सिंध की इशू मुख्तलिफ है। सिंध में कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं, सिंध में कोई अल्टरनेटिव बिल्ट नहीं हुआ। सिंध में आप गए ही नहीं। कौन गया? किसने अल्टरनेटिव बिल्ट किया? अब इमरान खान की परवाज़ भी कराची से वापस आ जाती थी। सिंध को हमने वैक्यूम पे छोड़ दिया, और अगर इमरान खान ने अभी भी सिंध को वैक्यूम पे छोड़ दिया तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी गलती करेगा। हिलाली साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। जी हिलाली साहब। देखिए शाजिया, सीधी सादी बात यह है कि साद रफीक साहब को कहना कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमने जजेस को सपोर्ट किया। ये जो पार्टी है इनकी, साद रफीक साहब की, जिस किस्म के ट्रीटमेंट जजेस के साथ करते थे, ये कय्यूम के साथ क्या किया इन्होंने? कय्यूम को कैसे इस्तेमाल किया बीबी के खिलाफ? ये समझते हैं कि हर जज जो है वो कय्यूम है, हर ब्यूरोक्रेट जो है वो कय्यूम है। इनको आप यू स्टैंड अप, और ये आपकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं और तबाह करना चाहते हैं, और किया है। और जिन लोगों ने उनके खिलाफ खड़े हुए हैं उनको किया है। अब आप सोचिए तो सही, एक पार्टी को क्या इससे बुरा क्या आप इल्जाम लगा सकते हैं कि एक अपनी गवर्नमेंट को रिस्टोर किया है $5 मिलियन दे के, ये पैसे की बुनियाद पे सब चीज चला रहे थे, और अब अगर ये नहीं हो रहा है, अब अगर आके लोग खड़े हो गए, अब अगर पाकिस्तान बदल गया है होपफुली, तो फिर ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी गलती हो गई कि हमने जजेस मूवमेंट को। आज जरदारी साहब की बड़ी याद आ रही है, जरदारी साहब के सारे एकदम सही लग रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूं, मैं जरा ब्रेक ले लूं, प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आपके पास आने से पहले मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा ब्रेक में कि हम वो नवाज शरीफ साहब का वो शॉट ज़रूर चलाएं कि जब वो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे उनकी क्या सोच थी, आज वो जेल में है तो उनकी पार्टी की क्या सोच है। उमर ज़रा प्लीज़ प्ले करें। जब तक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और तमाम 60 के 60 जज जो आज पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए उन्होंने उसकी पासदारी करते हुए मुशर्रफ के वफादार बनने से इनकार किया है, जब तक वो दोबारा बहाल नहीं होते, आप भी वादा करें, कौम भी वादा करे, हम भी वादा करते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, मेरी आदत नहीं है जिंदगी में झूठ बोलने की। मैं जब भी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती थी, जब भी मेरी मुलाकात होती थी, तो मैं वाहिद होता था, कहता था कि सर ये गलत हो रही है चीजें, आप उसी जुडिशरी को गालियां दे रहे हैं, उसी जुडिशरी के पास आप रिव्यू के लिए जा रहे हैं, ये तरीकेकार नहीं है। आपके जो बंदे जो जबान इस्तेमाल करते हैं जुडिशरी के अंदर, अगर कुछ होगा तो वो भी आपके जो वो खिलाफ जाएगी। जो जबान याद होना चाहिए काले कोट पहन के इसी जुडिशरी के पास गए थे। बिल्कुल उसी के पास। तो मैं समझता हूं आजकल एक ओपन मीडिया का जो है वो दौर है, आजकल कोई चीज छुपी हुई नहीं रुकती। आजकल पता नहीं कितने सालों की रिकॉर्डिंग हर एक के पास मौजूद है। तो मैं समझता हूं ऐसी गलत एडवाइस के ऊपर ये चीजें करके अपने आप को और खराब कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही, ऐसे नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए, हाँ, आप अकाउंटेबिलिटी रखें। हमारे किए हुए पीटीआई ने जो वायदे किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, उनके ऊपर आप रखें, आप उसके ऊपर हमें चार्जशीट दें, उसके ऊपर वाइट पेपर दें, हमें कानून साजी के लिए जो सही चीज हो उसको सपोर्ट करें, जो गलत चीज हो वो हमें करने नहीं दें। ये आप करें, आपका पॉजिटिव रोल पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर देखने में आएगा। तो दोबारा भी इलेक्शन होंगी, अभी 1 साल के अंदर दोबारा 9 महीने के बाद लोकल बॉडीज आ रही हैं। इस वक्त भी सेंट्रल पंजाब आपके पास है, तो हो सकता है कि साउथ पंजाब भी आपके पास आ जाए। तो ये उस चीज के ऊपर अगर फोकस रहेगा, बाकी ये हम माने कि भाई हम अगर इक़्तिदार में हैं तो इलेक्शन सही है, हम अगर इक़्तिदार में नहीं है माना इलेक्शन गलत है। तो मैं समझता हूं ये बात मैं औरिया साहब से पूछने लगी कि बड़ी मजेदार लगी बात। शहबाज शरीफ ने फिर कहा कि ऑपोजिशन इत्तेहाद आराम से नहीं बैठने देगा हुकूमत को, पार्लियामान की कार्रवाई नहीं चलने देगा जब तक आप कमीशन नहीं बनाएंगे। लेकिन आप ये बता तो दें धांधली हुई कैसे, कहाँ हुई, कुछ सबूत दें। पहली बात है कि खैर कमीशन करते क्या हैं, तो बेसिकली इन्होंने एक फेस लोगों को दिखाना। देखिए पहली बात तो है कहाँ कमीशन सियासत करने के लिए देखिए कम से कम 8-9 डिस्ट्रिक्ट मैं बताता हूँ जहाँ नून लीग जीती है। लाहौर में जीती है, गुजरावाला में जीती है, सियालकोट में जीती है, उसके बाद सरगोदा में जीती है, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट कैसे जीत गए? जीते सब जीते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि उनको भी पता है कि उसके बारे में हवा नहीं है किसी तौर पर, वो फुस किस्म का गुब्बारा है। एक पब्लिक रिटोरिक तो होता है, वो कर रहे हैं, करने दें। दूसरी बात है कि अपोजिशन भी उनका साथ कोई नहीं। पीपल पार्टी को तो पिछले से ज्यादा सीटें मिली हैं। वो धांधली का शोर कैसे मचाएगी? बेसिकली बेचारे वो जब आरोज का इलेक्शन कह रहे थे तब उन्होंने चादर तो चोरी हुई है मौलाना फजल रहमान की और सिराजुल हक साहब की और एएनपी की और महमूद अचकज़ई साहब की। इन लोगों की चादरें चोरी हुई हैं। मेला लगा था इनकी चादर चोरी करने के लिए। अब उसमें बेशक जो मर्जी ये कर लें, असेंबली में ये लोग मौजूद नहीं है, कोई है चीज नहीं है, तो ये क्या स्टाइल। हाँ, तो ये है बेसिकली मसला, और कुछ नहीं है। और ये सारे के सारे इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। और 5 साल अगर देखें, एक पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी पहले नवाज शरीफ को भी मिली, बाकी चीज उनको भी, जरदारी को भी 5 साल मिले। 5 साल अगर 5 साल अगर इमरान खान ने काम कर गया और जिस उस पे कर गया, कन्विक्शन के साथ काम कर गया, बिल्कुल अपने मैनिफेस्टो पे तो अमल कर गए। फिर एक बात मैं प्रेडिक्शन आज जहां कर रहा हूं, अगर मैं जिंदा रहा तो चला के देख लीजिएगा, ये दोनों पार्टियां तारीख का हिस्सा बन चुकी होंगी। सही। और अगर वो नहीं कर गया तो फिर खुद तारीख का हिस्सा बन। बिल्कुल सही। हिलाली साहब बात वही कि 2013 का इलेक्शन जिसे खुद जरदारी साहब को कहा था, नहीं हो रही मकबूल जान जी, ये मैंने मियां साहब को कहा था, मियां साहब को मैंने कहा कि सर अगर आप अपनी लाइनें सही रखेंगे तो 2018 क्या 2023 में भी आप होंगे। मगर जिस तरीके से 3 साल से मीडिया सेल और जिस किस्म की हुकूमत, जिस किस्म की गवर्नेंस, जिस किस्म की करप्शन और स्पेशली मफाहमत और मफादात के नाम, मफाहमत के ऊपर जो मफादात की सियासत हुई, रिकवरी नहीं हुई, करप्शन के केस दबाए गए, सुइज केस खत्म किए गए, ये सारी चीजें जो हुई, मैंने कहा सर आप माजी बन जाएंगे। यही मैं आज कहता हूं कि अगर हमारी, बिल्कुल आप सही करें, अगर हमारी
इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट अगर सही सुफू में काम करती रही, जो किए हुए वायदे अगर निभाए, तो 2023 भी पीटीआई का है और दोनों पॉलिटिकल पार्टी फिर वो माजी बन जाएंगी। मगर अगर हमने नहीं किया तो लाजमी है फिर हम माजी बन जाएंगे। मैं ये बात कर रही हूँ हिलाली साहब, 2013 का इलेक्शन जिसे खुद जरदारी साहब ने आरोज का इलेक्शन कहा था, तब उन्होंने पीटीआई के साथ मिलकर धांधली का शोर नहीं मचाया था। अब जबकि उन्हें पहले से ज्यादा सीटें मिली हैं, अब पीपल्स पार्टी क्यों धांधली के मामले पर नून लीग का साथ देगी? नहीं देगी, ये नहीं डंडा है देगी, कहेगी देगी। वो तो समझते हैं कि हर सीट उनका होता है और इतने पैसे खर्चे हैं कि अमूमन हर सीट हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके फिर भी वोट नहीं देते हैं इनको। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कौन सा कमीशन भाई ये तुम लगा रहे हो? तुम्हारे को कमीशन अगर लगाना है पहले तो धांधली का सबूत दो। कौन से बैलेट बॉक्सेस, कौन सा पोलिंग स्टेशन, कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज है, हाँ, और खोलो मतलब और कि ये फिर हुआ बताओ ना कि जहां जीते वहां धांधली नहीं हुई, जहां हारे वहां धांधली हो गई। एग्जैक्टली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं माने फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट को, मगर और फिर शायद आपको कमीशन शायद मिले। मगर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इमरान खान वो करे जो उसको पता है करना चाहिए, और वो है कि इस पूरे इलेक्शन कमीशन को रीस्ट्रक्चर करो। खुदा के लिए इस किस्म के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, इस किस्म के सिलेक्शंस हो रहे हैं जो टोटली कंप्लीटली बायस्ड हैं। मैं इनके दफ्तर में बैठ के फखरुद्दीन इब्राहिम से खुद इन कानों से सुना है किस किस्म के डील्स और किस किस्म की हरकतें हो रहे हैं, कितने एक्सटेंशंस मिल रहे हैं। क्यों एक डीजी एडमिनिस्ट्रेशन अभी उसको निकाले गया है, इसलिए कि वो नहीं किया जो नवाज शरीफ और उसकी पार्टी चाहते थे। भाई दिस मस्ट स्टॉप। एक इलेक्शन कमीशन टोटली ऑटोनमस और एंड इट शुड बी सीन टू बी ऑटोनमस। मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, मगर मैं समझता हूं इनको आप मॉनिटर करें। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हिलाली साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल अगर 2017 आ सकता है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल 2019 भी आ सकता है। अगर 2017 के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वजह से बैठी टेबल के ऊपर कि ये इस किस्म का क्रिटिसिज्म इलेक्शन होने के बाद नहीं हो, इलेक्शन हो जाए, हार जिसकी हो वो हार माने, जीत जिसकी हो उसको मुबारकबाद दे। इसी वजह से ये इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल बना। आज अगर उसके अंदर कुछ खामियां अगर वो समझती है रह गई है तो दोबारा यही काम है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनी हुई है, उसको दोबारा रीस्ट्रक्चर करो करके आप दोबारा 2019 में लेके आएंगे। आप 2019 में लेके आएंगे, 2008 में नहीं, 2008 में जो हुई 2013 में नहीं, 2013 में जो हुई वो 2018 में, 2023 में वो नहीं। आपसे मैं इस तरीके से जमहूरियत का जब प्रोसेस चलेगा इस कैसे तरीके से कंप्लीट होगा। देखिए, आपसे मैं सिर्फ ये साहब पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ शर्म नहीं है कि एक गवर्नमेंट आपके दामाद को पोस्ट करती है जिनीवा, माने इनमें तो कुछ लिहाज है नहीं। ये तो मैं कहता हूं कोई कॉन्फ्लिक्ट निकालना चाहिए ना। ये मैं समझता हूं बहुत जल्द रिव्यू, ये अगर इस किस्म की बहुत सी ब्यूरोक्रेसी में अभी भी लोग वही मौजूद है जिन पे खान साहब खुद तनकीद करते रहे। मीडिया क्रिटिसाइज करे, मीडिया क्रिटिसाइज करे और बिल्कुल ये चीजें गलत हैं। बहुत सारा कुछ रिव्यू, प्लेस के ऊपर बहुत सारा कुछ रिव्यू होने वाला है, बहुत सारा कुछ रिव्यू होने वाला है। आपको आपके सफीरों को रिव्यू करना पड़ेगा पूरी तौर पे। ब्यूरोक्रेसी के बहुत लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी पे रिव्यू होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी हम चाहते हैं। और ये जब तक रिव्यू नहीं होगा ये लोग चलने नहीं देंगे। बताता हूं, एक मिसाल देता हूं। हमने अभी एजेंडा बनाए हुए हैं 1968 हिलाली साहब, एजेंडा बनाए हुए हैं कि अभी फौरन कौन से काम करने हैं, आगे चल के कौन से करने हैं। जी हिलाली साहब, लास्ट कमेंट इंशाल्लाह। मगर मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि 1968 में जब मैं फॉरेन सर्विस में आया तो मुझे कहा गया कि पोस्टिंग आपकी कनाडा होने वाली थी, मगर आप कनाडा नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों? इसलिए कि वालिद साहब हमारे, वो कहने लगे इसलिए कि तुम्हारा वालिद जो है वो अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर बना हुआ है, तो तुम कनाडा नहीं जा सकते हो। मैंने कहा भाई ये तो दो मुल्क हैं। कहते डजंट मैटर, उसका इन्फ्लुएंस शायद आ सकता है। तो उन्होंने फिर मुझे स्वीडन भेज दिया। कहने की बात सिर्फ ये है, इस किस्म की सोच और ख्याल होती थी कि आदमी फेयरनेस हो। इधर तो बाद में पता चला कि मेरे दोस्त डेलवी को अपने बाप के साथ ही पोस्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया लाली साहब आपका, डॉक्टर रामेश कुमार हमारे साथ थे, और ये सब शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए।
प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक देते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।